कामरान साहब जरा बताइएगा कि पिछले 72 घंटों में जो भी हुआ, यूएस का ईरान पर अटैक करना, उनकी जो जौहरी तंसीबात है उन पर अटैक करना, फिर ईरान का कतर में यूएस बेसिस, कतर इराक में यूएस बेसिस पर अटैक करना और फिर अचानक सीज फायर हो जाना, क्या ये सब इन तीनों फरीकैन के लिए सिर्फ एक फेस सेविंग ही था? देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि ये जंग जिसका आगाज इजराइल ने किया था 13 जून को, और फिर अमेरिका ने अपनी जो 45 साल पॉलिसी थी कि ईरान के खिलाफ कभी भी बराह रास्त उन्होंने हमला नहीं किया था, जितने भी उनके इख्तलाफात रहे हों, उस पॉलिसी को भी तर्क किया। और फिर उसके बाद ये खदशात बढ़ चले थे कि ये जो जंग है ये सिर्फ अब इसराइल ईरान के दरमियान नहीं बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी, और दो लोग तीसरी आलमी जंग की बात कर रहे थे। और फिर जब मेरे ख्याल में दूसरा फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि इन 12 दिनों के अंदर इसराइल ने जो भी कार्रवाई की ईरान के खिलाफ, और ईरान ने जितनी भी उनकी सकत थी, जितनी भी उनकी ताकत थी, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। वो कुछ हमने इसराइल के इलाकों में देखा जो कभी भी इसराइल के अवाम ने, लोगों ने वहां पर देखा नहीं था। और ये बात आई थिंक बड़ी अहम थी कि बावजूद नुकसानात के उनकी मिलिट्री लीडरशिप को असैसिनेट किया गया, साइंटिस्ट उनके इसमें मारे गए, येट जो ईरान है वो इस लड़ाई में कोशिश करता रहा कि वो इक्वली इसराइल को जवाब दे। तो फिर आई थिंक जो सिचुएशन है, और उसमें आई थिंक जो एक क्रिटिकल फैक्टर है जो रोल प्ले किया उसने, कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंजूरी दी कि ईरान के जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने हमले किए, तो खुद अमेरिका के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई। जो ट्रंप के अपनी जो कोर सपोर्ट बेस है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसका एक नारा था कि अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं धकेलना, तो मुझे लगता है कि फिर अमेरिकी सदर ट्रंप को भी एहसास हुआ कि ये जंग जो है ये तो अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और अगर हालात ऐसे हुए तो शायद फिर एक टाइम आएगा कि अमेरिका को अपने जो बूट्स ऑन सॉइल हैं वो भी उतारना पड़े। तो फिर जो कल रात हमने देखा, जो कुछ हुआ, जो मेरे पास यहाँ पर बात भी हुई और कतर में भी जो डिप्लोमेटिक, कि ईरान को तो एक फेस सेविंग चाहिए थी, जो उनके पास ऑप्शंस थे, क्योंकि अमेरिका ने बराह रास्त उनके ऊपर हमला किया था। तो वो क्या करते, या तो इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते, तो शायद जो डोमेस्टिक उनकी ऑडियंस है वो सेटिस्फाई ना होती। तो फिर ये एक सारा टेलीग्राफ था कि जो ईरान ने कतर के अंदर जो अमेरिका का मिलिट्री बेस था और सबसे बड़ा बेस है इस रीजन के अंदर, उसको निशाना बनाया, लेकिन वो सारा कोरियोग्राफ था, पहले से इत्मीनान में लिया गया। कतर की हुकूमत को, खुद अमेरिका को भी इसके हवाले से आगाह किया गया, और जब वो कार्रवाई की गई तो उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, सिंबॉलिक था। बट जो ईरान की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने अवाम को ये पैगाम दे दिया कि वो इसराइल को भी और एट द सेम टाइम अमेरिका को भी एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। और वहां से फिर जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो शुरू हुई, और उसमें कतर के अमीर जो हैं उन्होंने आई थिंक क्रिटिकल रोल प्ले किया, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ रब्ता किया, इसराइल के साथ रब्ता किया, और फिर इसमें अमेरिकी सदर ट्रंप तो थे ही। और फिर हमने देखा कि ड्रामेटिकली खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग के शोले जो हैं उसको अपनी लपेट में ले लेंगे, और फिर एज यूजुअल जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के केस में हुआ, तो ट्रंप ने ड्रामेटिकली रात गए अनाउंस किया कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर का ऐलान करवाया। तो ओवरऑल टू कंक्लूड माय डिस्कशन, कि शायद जो तीनों इसमें ग्रुप्स थे, पार्टीज थी, इसराइल क्लेम कर रहा है कि उसने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, अमेरिका जो है वो कह रहा है कि हमने जो हमले किए उसमें ईरान का जो भी न्यूक्लियर एम्बिशन थे उनको हमने कई सालों के लिए पीछे धकेल दिया है। ईरान ऑन दी अदर हैंड कैन से कि उन्होंने इसराइल और अमेरिका को रेजिस्ट किया है, जो रजीम चेंज जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और वो भी ये कह रहे हैं कि स्टिल जो ईरान की जो न्यूक्लियर जो भी स्टॉक पाइल्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो तीनों जो पार्टीज हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कैन क्लेम विक्ट्री, और शायद ये वो पॉइंट था जहां पर एक एग्जिट स्ट्रेटजी से आप कहते हैं या ऑफ रैंप की बात कर रहे हैं, तो वो हमें देखने को मिला। ये बताइएगा कामरान साहब, बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कुछ नए न्यू नॉर्म्स मैं कहूंगी कि नजर आए, जैसे कि आपने भी कहा कि अमेरिका ने अपनी इतनी पुरानी पॉलिसी जो है उसको तर्क कर ईरान में बाकायदा तौर पर जो है वो हमला किया। तो हमें ये नजर आया कि अमेरिका या ट्रंप जो पीस मेकिंग की जो है वो बात करते हैं, उससे हटकर जो है वो उन्होंने ये हमला किया। उम्मीद नहीं की जाई थी, पहले उन्होंने 2 हफ्ते कहा, लेकिन फिर हमने देखा कि वो किस तरह से बाकायदा तौर पर इसमें
शामिल हुए। फिर एक ये भी नजर आता है कि इजराइल की जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो नजर आती हैं यहाँ पर, वो खुलकर जो है वो सामने आई हैं। दे वर टेकन बाय सरप्राइज जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट किया। फिर दूसरी तरफ ईरान की जो रेजिस्टेंस है वो नजर आई। ईरान जैसा मुल्क जिसकी बेतहाशा वीकनेसेस होंगी, उन्होंने जिस तरह यूएस और इजराइल को जवाब दिया वो भी नजर आया। तो कुछ न्यू नॉर्म्स हैं, कुछ न्यू चीजें हैं जो कि नजर आ रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। बिल्कुल, आई थिंक बहुत से जो न्यू नॉर्म्स हैं वो सेट हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो भी इख्तलाफात रहे हों तो हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई लड़ी गई, कभी भी बराह रास्त एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं किए गए। और एक तो ये बात अब न्यू नॉर्मल सेट हो गया है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त उन्होंने हमले किए। और इस सीज फायर के बावजूद मुझे लगता है कि शायद ये आने वाले वक्तों में ये इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो जारी रहेंगी। लार्ज स्केल पर होती हैं, नहीं होती। फिर दूसरा जो न्यू नॉर्मल है अगेन कि अमेरिका ने और अमेरिका की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ईरान के साथ इख्तलाफात के बावजूद कभी भी उस ऑप्शंस पर गौर तो शायद किया हो, लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर बराह रास्त हमला करें। वजह उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं पूरे रीजन के अंदर और अदरवाइज, क्योंकि डोंट फॉरगेट के इस रीजन के अंदर जो गल्फ में इस वक्त भी 40,000 जो अमरीकी फौजी हैं वो उनके 18-19 बेसेस हैं जहां पर मौजूद हैं। और अमेरिका में इसी बात पर डिबेट हो रही थी कि इस एक हमले की वजह से वहां पर जो मेगा जो उनके सपोर्टर्स हैं ट्रम्प के, कि उन्होंने पूरी जो अमेरिकन मिलिट्री के लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं गल्फ के अंदर उनको एट रिस्क डाल दिया है। इस वजह से भी वहां पर दबाव था, क्योंकि अमेरिका में वहां पर एक भी जो बॉडी बैग है it means a lot for them। और वहां पर एक बॉडी बैग और उसकी वजह से जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स वगैरह अपने इलेक्शंस तक हार जाते हैं। तो आई थिंक बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें उन्होंने रोल प्ले किया। और अब जो है ये बिल्कुल बात ठीक है कि न्यू नॉर्मल सेट हुए हैं। और एक और जो न्यू नॉर्मल जो अभी ओवरऑल आपको पता है कि सीज फायर अभी बड़ी फ्रेजाइल है, कुछ वायलेशंस की बात हुई और पहली दफा हमने देखा कि जो अमेरिकन मीडिया है वो तो ब्लेम ईरान के ऊपर डाल रहा था। जब अमेरिकी सदर ट्रम्प से सवाल भी हुआ नेटो समिट के लिए वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ईरान की गलती नहीं है, उनसे तो बाय मिस्टेक शायद कोई मिसाइल उन्होंने मारा है सीज फायर के बाद। वो बहुत नाखुश हैं इस वक्त इजराइल से और जिस तरीके की उन्होंने जुबान भी इस्तेमाल की है, मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री में कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं देखा गया कि जो इजराइल के हवाले से इतना उन्होंने गुस्सा दिखाया हो, इतना एंगर दिखाया हो। तो ये भी एक न्यू नॉर्मल है कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो इस तरीके से खुलकर जो इजराइल है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर तनकीद कर रहा है। बिल्कुल जी जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा तफसील से सारी चीज़ें बताई। मैं यहीं से पिक करूँगा जो आपने भी बात की है कि सीज़ फायर तो वो इस वक्त जैसे आपने कहा कि इंतहाई कमज़ोर है, एक दूसरे पर हमले जारी हैं उनके, और फिर ट्रम्प साहब के आपने हवाला दिया। क्या ट्रम्प साहब ये समझते हैं जिस तरीके से कहा उन्होंने कहा मैं इसराइल से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, और भी उन्होंने कुछ एक लफ्ज़ ऐसे कहे हैं कि अमेरिकन प्रेस में आवाम में ये है कि जो काम या नेतन्याहू जो है पिछले 4 प्रेसिडेंट से नहीं ले सका यूएसए से कि ईरान पे हमला करे या इसराइल की वार से वो वार को जैन करें, तो नेतन्याहू ने बड़ा स्मार्टली एक उस प्रेसिडेंट को इस्तेमाल कर लिया है जो कि एंटी वार था। अब आप समझते हैं कि उनको लग रहा है कि मुझे इस्तेमाल किया गया है, शायद मैंने बड़ा रश में मैंने जल्दी फैसला किया कि ईरान पे अटैक करके अपनी लेगेसी ख़राब की है और सीज़ फायर मैंने करवाई है, तो उसका भी इसराइल ने उसका लिहाज नहीं रखा। एंड ही इज़ फीलिंग बिट्रेड एंड चीटेड नाउ एट द हैंड्स ऑफ इसराइल। आई थिंक जो अभी तक के उनके जो तासुरात हैं और जो बिल्कुल गैर मामूली हैं, बिल्कुल ये जो बिट्रेयल का लफ्ज़ है ये बहुत आई थिंक अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जब ये लड़ाई हो रही थी, इजराइल जो भी हमले कर रहा था ईरान जवाब दे रहा था और इजराइल मुसलसल ये कह रहा था कि उनके पास वो सलाहियत नहीं है कि खास करके जो 3 और जो फोर्डो का उनका एक न्यूक्लियर साइट सी जो डीप अंडर 100 मीटर्स जो है वो नीचे बरेड है पहाड़ों में, तो उसके लिए जो B-2 बॉम्बर्स हैं, बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स हैं, वो सिर्फ अमेरिका के पास ही थे और वो मुसलसल मौजूदा जो ट्रम्प इंतजामिया उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक ऐसा शख्स अमेरिका का प्रेसिडेंट जो अपने आप को मैन ऑफ पीस कहता है और उसने अमेरिका की 45 साल पॉलिसी इजराइल को खुश करने के लिए तब्दील की, उन्होंने वो अटैक्स किए और उसके बाद फिर जो अमेरिकी सदर ट्रम्प हैं, जाहिर है कि उन्होंने सीज फायर करवाई, उनको जो रिएक्शन वहाँ पे आया तो वो अपनी जो खोई हुई पोजीशन है उसको वापस लाना चाहते थे, अपने सपोर्टर्स को कहना चाहते थे कि वो हमेशा अमन के लिए काम करते रहेंगे। और क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक तरफ तो इजराइल के लिए अमेरिकी सदर ट्रम्प ने ये कुछ किया, फिर जब सीज फायर हुई तो उनकी यही एक्सपेक्टेशन है कि जो मौजूदा इजरायली गवर्नमेंट है वो उसको ऑनर करेगी
क्योंकि अगर अमेरिका ने उनका साथ दिया है तो अब ये उनका फर्ज बनता है कि वो अमेरिकी सदर का भी साथ दें। यहाँ पर आई थिंक जो नेतन्याहू हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, हाई स्टेक गेम खेल रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि आई थिंक सारे लोग कहते भी हैं कि ये ट्रंप जो है ये सदर नहीं है, ये किंग है। और जो किंग होता है, बादशाह होता है, उसको अगर उसकी प्राइड को आप हर्ट करेंगे तो वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और एक तरफ अमेरिका के अगर कोर इंटरेस्ट है, कोर इंटरेस्ट में इजराइल को हमेशा सपोर्ट करना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ट्रंप की जो जात आ जाएगी, अगर आप उसको हर्ट करेंगे तो वो फिर उसका बदला जरूर लेंगे। और ये ग्लिम्स जो है हमें देखने को मिला है। और अब देखते हैं कि नेतन्याहू का क्या रिएक्शन हुआ। जो मेरी अपनी रीडिंग है, आई डोंट थिंक सो कि वो नेतन्याहू की इतनी सख्त है कि वो ट्रंप को रेजिस्ट करेंगे। उन्होंने रेजिस्ट किया तो आई थिंक ही कैन गो टू एनी एक्सट्रीम, क्योंकि अब बात उनके प्राइड पर आ गई। उन्होंने डिफाई तो कर दिया नेतन्याहू साहब ने, या तो वो समझते हैं नेतन्याहू साहब के मैंने 2 काम लेने थे ट्रंप साहब से जो पिछले मैं नहीं ले सका था 20 सालों से। जो उन्होंने भी कहा, वो बिल क्लिंटन का भी चल रहा था क्लिप एक, कि नेतन्याहू जो अपनी पावर में रहने के लिए वो अमेरिका को इस्तेमाल करना चाहता था, एंड ही वाज होपिंग कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस्तेमाल नहीं होंगे। उनका क्लिप आया था, आपने भी देखा होगा। तो उन्होंने 2 चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया। एक तो उन्होंने उनको वार में शामिल कर लिया, दूसरा उन्होंने जो बम वो गिरवाना था B-52 वाला जो 30,000 पाउंड्स वाला, उन्होंने उनकी न्यूक्लियर साइट पे, वो दोनों काम तो ले लिए थे उन्होंने। अब उन्हें ट्रंप की शायद इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। दैट्स द रीज़न ही इज़ फीलिंग चीटेड एंड एंग्री एंड वुंडेड, मतलब वुंडेड लाइक ए लॉयन। जो आपने कहा है कि किंग की जब ईगो उसकी हर्ट होती है तो फिर वो तो मतलब ज़्यादा बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऐसे जख्मी शेर का भी कहा जाता है, मतलब वुंडेड लायन का। नहीं, मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। अगर आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, जो 2 काम उन्होंने लेने थे वो जरूर लिए हैं। अमेरिका को इस जंग में इजराइल ने मजबूरन धकेला है, लेकिन अगर इजराइल का ये ख्याल है कि अब उन्हें अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत नहीं है जितनी उनकी वल्नरेबिलिटी है, तो ये उनकी आई थिंक खाम ख्याली है। ट्रंप जिस तरीके की शख्सियत है, अगर नेतन्याहू उनको डिफाई करेंगे, जस्ट इमेजिन करें कि अगर ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि उनके आर्म्स एम्बार्गो लगा देते हैं। ट्रंप डोंट फॉरगेट कि उन्होंने उसके अलावा जो स्ट्राइक्स किए, जो डिफाई जो भी मिसाइल वगैरह ईरान भेज रहा था उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, उनके जो बैरी बेड़े हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का पूरे रीजन के अंदर, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और ट्रंप जैसी वो लीडर हैं, अगर आप उसको चैलेंज करेंगे और वो ऐलान करते हैं कि वो तमाम इस तरह की सपोर्ट जो है वो इजराइल से विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर इजराइल की क्या सिचुएशन होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो लेवरेज है वो डेफिनेटली जो अमेरिका है उसके पास है। और ये जो जिस तरह के अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ये पल में माशा पल में तोला। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखें कि जो सवाल भी उनसे हुआ तो अमेरिकी मीडिया तो ये तासुर दे रहा था कि ईरान ने वायलेशन की है। इंटरेस्टिंगली वहां पर जो ट्रंप हैं उन्होंने ईरान को बेल आउट किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने ये सीज फायर की वायलेशन नहीं की, उनसे शायद गलती से लगा है। असल तो जो मैं नाखुश हूँ वो तो इजराइल से हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर नेतन्याहू अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने अपना काम निकलवा लिया है और अब ट्रंप की जरूरत नहीं है, अगर वो इस तरह का गेम खेलेंगे तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे इजराइल और उनकी गवर्नमेंट। इससे तो ये लगता है कि जो उनका रिएक्शन है, सीज फायर तोड़ी गई है और वो इसराइल को जिम्मेदार समझ रहे हैं ट्रंप साहब, तो ट्रंप साहब तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए मजीद उनके दिल में और सॉफ्ट करना रहेगा, इवन इंडिया के लिए भी, कि जैसे तैसे थे वट मैंने सीज फायर कराई तो दोनों मुल्कों ने उसकी ऑनर किया है और दोनों मुल्कों ने उनको बात मानी है। और यही बात तो फिर ज़्यादा अगेंस्ट जाते इसराइल के, इवन मतलब ईरान के, कि कल को इनके पास अगर इतने बम आ जाए, एटम बम दोनों मुल्कों के पास, तो इनको कौन समझाएगा। ये तो किसी की सुनते नहीं है, मानते नहीं है। कम अज़ कम पाकिस्तान इंडिया जो है जैसे तैसे किसी की सुन लेते हैं, किसी की बात में आ जाते हैं, किसी के प्यार में, मोहब्बत में, धंग में, जो भी है। तो ट्रंप साहब के दिल में तो इज्जत बड़ी होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कि दे आर बेटर पीपल दैन मतलब ईरान और इसराइल के वो दोबारा लड़ रहे हैं। नहीं, इसका एक और एंगल भी है। अब आपको समझ आ रही होगी कि आज तक जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पब्लिकली क्यों डिनाई नहीं किया। उनका मीडिया, उनकी अदरवाइज जो गवर्नमेंट है, ऑफिशियल्स, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत सीज फायर में कोई किरदार नहीं था अमेरिकी सदर ट्रंप का। लेकिन आपने मोदी के मुंह से ये बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स कि अगर आप ट्रंप को नाराज करेंगे तो जिस तरह का उन्होंने, सबसे बड़ा इत्तेहादी तो इजराइल ही है ना उनका, अगर उनको पब्लिकली वो रिडिक्यूल कर रहे हैं और उनको इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
तो मोदी फिर किस बाग की मूली है। एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा बिल्कुल आई थिंक जो इंडिया है वो, मैं अगर आप ओवरऑल अगर उनका मीडिया वो देखें, वो इस वक्त मॉक कर रहे हैं ट्रंप को। वो तो ये कह रहे हैं कि देखें ये जो ट्रंप क्रेडिट लेते थे कि जी सीज फायर करवाने का, अगर वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते तो उधर तो इजराइल उनकी बात मान नहीं रहा। इसमें पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड आई थिंक आपने जिक्र कर ही दिया है, तो हमारे यहाँ लोग आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी जज्बाती होते हैं। अब जब थोड़ी डस्ट सेटल डाउन हो रही है, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान ने जो अपने कार्ड्स हैं वो बड़े अच्छे खेले हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस सारे इक्वेशन के अंदर, सारी सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत गेन किया है और ये आने वाले दिनों में और भी हमें उसकी क्लैरिटी मिलेगी। तो ओवरऑल यस, क्योंकि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो अपने आप को पीस मेकर के तौर पर देख रहे हैं, वो अपनी एक ग्लोरी बनाना चाहते हैं, वो नोबेल प्राइज चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं। और अगर ईरान और इजराइल की सीज फायर जो करवाने में मुझे लगता है कामयाब हो जाएंगे तो फिर तो वो और उनके क्रेडेंशियल्स बढ़ जाएंगे। अच्छा कामरान, आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं पिछले 2-3 महीने, अल्लाह करे ऐसे चलते रहें क़यामत तक। वो सलीम खान है, इन सलमान खान साहब के वालिद हैं, बड़ी सियानी गुफ्तगू करते हैं, वेरी ज़बरदस्त। वो जो हैं राइटर भी हैं शोले फिल्म के। उनका मैं क्लिप देख रहा था, आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे याद आया, जिसमें उन्होंने कहा, किसी से उन्होंने पूछा कि ये खुशकिस्मत कौन लोग होते हैं, लकी कौन होते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बैट्समैन के हवाले से बात हो रही थी कि बैट्समैन के हवाले से लक का। उन्होंने कहा लकी वो होता है, ये नहीं होता जहां बाल पड़ी है तो मेरा बैट गया है, मतलब बैट्समैन का लग है, वो लकी नहीं है। लकी वो है जहां आपने बैट मारा है वहां पे बाल गिरी है। तो पाकिस्तान का भाई यही कुछ हो रहा है पिछले कुछ अरसे से कि जहां पे हम बैट मार रहे हैं बाल वहीं गिर रही है और हमारे छक्के लग रहे हैं। वो भी है, बट आई थिंक थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वही वाली बात है, पहले भी हमारी बात हुई है, थोड़ा सा क्रेडिट भी दे लें जो भी फैसला करने वाले हैं, जो चीजें उन्हीं को दे रहे हैं ना सर जी, कि उन्हीं को दे रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आई थिंक कल भी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें एक जो लोगों ने पॉइंट आउट भी किया कि शायद हमने अमेरिका का नाम नहीं लिया, और उस तरीके से जो फॉरेन ऑफिस की और पहले जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी जिसमें मजम्मत की थी अमेरिकी हमलों की, वो जिक्र नहीं किया। तो उसमें शायद लोगों को अंदाजा, मुझे जो लगता है कि शायद जो हमारे यहाँ जो फैसला करने वाले हैं उनको स्क्रिप्ट का पता था, कुछ चीज़ों का शायद उनको पहले से मालूम था कि क्या चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। तो अब हाइंडसाइट विजडम तो आसान होता है, लेकिन अगर आप उस वक्त देखें कि शायद उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि अगर आप कल इसी तरीके की अननेसेसरीली मजम्मत करते और आपको पता था कि चंद घंटों के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ भी बात करनी है, इजराइल और उनकी डील भी हो जानी है, सीज फायर हो जाना है, या ईरान ने कतर के ऊपर भी जाके हमले करने हैं, तो फिर आपको नजर आता कि आपकी पोजीशन क्या है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा, ठीक है कि हमने बल्ला जो हमारा वहां पे बॉल गिरी, बट आई थिंक कुछ कैलकुलेशंस भी थी, उसकी बेस के ऊपर कुछ चीजें हुई हैं जिसका हमें शायद अंदाजा था, और इसी वजह से जरा सोच समझ के जो भी हम इस वक्त अपनी पॉलिसी अपनाए हुए थे।